नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जिसमें मैंने हिंदी, ग्रामीण, परिवेश और सामान्य अध्ययन इन तीनों ही पोर्शन को कवर किया हुआ। 25-25 प्रश्न हैं तीनों में, 75 प्रश्न आपको कवर करवाऊंगी। मैंने मैथ के जो 25 प्रश्न हैं वो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप लास्ट में अपना नंबर चेक करिए कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया हुआ। ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, चांद पब्लिकेशन का है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके जो भी लेखपाल मित्र हैं वहाँ तक इनको शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट 4 आपको सॉल्व करवा दिया है। चारों प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल एडू वॉरियर्स पर मिल जाएंगे। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ साथ ही मैंने यूपी और केंद्र की जो योजनाएं हैं वो भी मैंने वीडियो उसका भी डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा 19 जून को है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए इसका भाग का सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसमें मैं टोटल आपको 75 प्रश्न सॉल्व करवाऊँगी। पहला भाग का है जिसमें सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही है। अब इसमें आपको एक युग्म जो सही है उसको बताना है। तो इसमें यदि आप ऑप्शन ए पढ़ेंगे, तृष्णा का वितृष्णा होता है जो बिल्कुल ही सही है। तृष्णा का विषाद नहीं होता। तृष्णा का वैराग्य और वासना, ये तीनों ही गलत है, लेकिन तृष्णा का वितृष्णा एकदम सही विपरीतार्थक है। अगला प्रश्न है आपका सेकेंड। अब ये दूसरा वाला भी आपको बताना है, इसमें आपको सही युग्म बताना है। तो इसमें जो आपका विधि का निषेध होता है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विधि का वर्जित या संहिता या कर्म नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका थर्ड करते हैं, धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो धनुष को पिनाक भी कहते हैं, सैल नहीं कहते। सैल तो पत्थर को कहा जाता है। रैन और देव भी नहीं करते हैं, लेकिन पिनाक जो है वह धनुष का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है फोर्थ, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये नहीं वाले आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। तो इसमें आप श्रीपति, शंभुवी, चंडिका और सुभद्रा, ये 4 नाम दिए हो, इसमें से एक जो है वो दुर्गा का नाम नहीं है, तो वह आपका श्रीपति नहीं है। सुभद्रा भी है, शंभुवी है और जो चंडिका है वह भी दुर्गा को बोला जाता है, लेकिन श्रीपति नहीं बोला जाता, ये लक्ष्मी जी को बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका फिफ्थ, धावक शब्द में कौन सी संधि है। तो धावक शब्द जो है उसमें संधि आपको बतानी है। इसमें जो ऑप्शन है आपका अयादि, यह आपकी धावक संधि का है। अगला प्रश्न है आपका सिक्स, उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है। तो 6 आपका जो उच्चारण है वह आपका एक व्यंजन संधि है, ना कि स्वर का उदाहरण है। उच्चारण में कौन सी संधि है, ऑप्शन बी आपका व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका 7th, तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग एवं विच्छेद क्या होगा। आप तल्लीन जो है उसको आप तत् में तोड़ेंगे, ना कि आप तल में तोड़ेंगे, तो तत् प्लस लीन हो जाएगा। तो इसमें 2 तत् हैं, एक हलंत वाला है और एक आपका सादा वाला है। तो आपका जो ऑप्शन ए है तत् वाला, जिसमें हलंत लगा हुआ, वह आपका प्रश्न एकदम सही हो जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है 8th, अधमरा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग यानी आपका जो पहले लगा हुआ है वो पूछा, अगर प्रत्यय पूछा जाए तो जो आपके शब्द के अंत में लगा होता है उसको बोलते हैं। तो अधमरा जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी आपका अध लग जाएगा, इसमें ऑप्शन सी इसका उत्तर। अगला प्रश्न है आपका 9th, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। गांठ में बांधने का अर्थ हो जाएगा कि खूब याद करना है। किसी भी बात को यदि आप गांठ में बांधने का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको याद कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका 10th, अरणय रोदन मुहावरे का क्या सही अर्थ होता है। तो अरणय रोदन मुहावरे का अर्थ होगा कि व्यर्थ में अपनी व्यपदा सुनाना, कि फालतू में कोई परेशानी नहीं होने पर भी लोग अपनी अपनी परेशानियां बयां करते रहते कि हमें इतनी परेशानी है, इतना परेशान है हम, तो उसको अरणय रोदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 11th, निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका हितैषी जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। संन्यास में यहाँ पे अंकी बुंदी आएगी आपकी, और हिंदू इस तरह से नहीं लिखा जाता। श्रीमती में जो है ना आपको ये भी गलत लिखा है, इसमें जो पाई है आपकी ता के ऊपर वो गलत लगी हुई है। अगला प्रश्न है आपका 12th, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसे छांटिए। तो आपका अशुद्ध वर्तनी वाला जो वाक्य है वह आपका जुगुप्सा है। इस तरह से जुगुप्सा नहीं लिखा जाता है। उपलक्ष्य बिल्कुल सही है, उच्चारण भी सही है और विदुषी भी सही है, लेकिन जो अशुद्ध है आपका जुगुप्सा है, इस तरह से इसको नहीं लिखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13, पाप
और पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो ये आप बहुत इजी है, ये समास है, इसको आप आसानी से बता देंगे। ये द्वंद्व समास का उदाहरण, क्योंकि इस तरह से अगर डैश लगाओ, जैसे राजा रानी हो गया या फिर आपका दिन रात हो गया, तो ये सब किसके उदाहरण है? यह सब आपके द्वंद्व समास के उदाहरण है। और द्विगु समास किसको कहते हैं? द्विगु समास में जब आपका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा हो गया या फिर त्रिगुण हो गया या फिर त्रिकोण हो गया, इसमें पहला शब्द जो होगा, पहला वाक्य जो होगा वह आपका संख्यावाचक, तो वह आपका द्विगु का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? अभी मैंने आप लोग को एक उदाहरण बताया, तो त्रिवेणी शब्द में उदाहरण है आपका द्विगु। अगला प्रश्न है 15, कमरबंद में कौन सा प्रत्यय है? तो आपके जो ऑप्शन है आप देखिए, इसमें अगर कमर, ये तो बिल्कुल ही कट जाता है क्योंकि आपका प्रत्यय क्या होता है? अंतिम शब्द होता है। तो कमरबंद में आपका जो प्रत्यय होगा वह आपका ऑप्शन ए, बंद जो है वह आपका प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है आपका 16, मटियल में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो मटियल में भी आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें ऑप्शन जो आपका बी है, ईयल, यह आपका प्रत्यय लगा हुआ मटियल में। अगला प्रश्न है 17, इसमें है आगाज तद्भव का तत्सम क्या होगा? अब तद्भव है आगाज, लेकिन इसका आपको तत्सम रूप बताना है कि इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो यह आपका होगा अगम्य। ये आप ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, अगम्य को जो तद्भव होगा वह आगाज होगा। अगला प्रश्न है आपका 18, सुबह टहलने में कौन सी संज्ञा है? अब आपको इसमें संज्ञा बतानी है कि कौन सी क्रियात्मक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। इसमें कौन सी संज्ञा है आपकी? तो इसमें क्रियात्मक है कि सुबह टहलना, ये एक क्रियात्मक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ मॉक टेस्ट में। अगला प्रश्न है 19, आश्रम शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो इसमें आश्रम का अनेकार्थक शब्द आपको देखना है, तो यह आपका ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएंगे। इसका आश्रय भी हो जाएगा, तपोभूमि भी हो जाएगा और स्थान भी हो जाएगा आश्रम का। अगला प्रश्न है आपका 20, अंधा युग के रचयिता कौन है? अब ये आपको रटे होंगे तभी आप इसका आंसर लगा पाएंगे। तो इसमें जो 20 का ऑप्शन आपका सी है, धर्मवीर भारती, इन्होंने अंधा युग लिखा था। तो ये काफ़ी पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इस तरह जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपके रचनाओं से, उनको आप एक बार परीक्षा से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके 1 या 2 जो भी आएंगे रचनाओं से संबंधित वहीं से आएंगे। अगला प्रश्न आपका 21, एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का बहुवचन आपका होगा ऑप्शन ए, अनेक हो जाएगा, यह इसका बहुवचन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अनेक जो है वह खुद में बहुवचन है। जब शुद्ध वाक्य है तो उसमें अनेक हो और अनेक के साथ उन्होंने बहुतों के नाम लिखो तो वह आपका कट हो जाता, तो अनेक खुद में एक बहुवचन का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका 22, गीता जा रही होगी में कौन सा काल है? तो गीता जा रही होगी, आप ये बताइए कि यह संदिग्ध भूतकाल है, संभाव्य भविष्य काल है, या फिर आपका ऑप्शन जो आपका सामान्य वर्तमान है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है आपका संदिग्ध वर्तमान है, क्योंकि गीता जा रही होगी, इसमें निश्चित नहीं है कि वह जा रही है या नहीं जा रही है, तो वह एक संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न आपका 23, आचार्य भरत के अनुसार स्थायी भावों की कितनी संख्या होती है? तो इन्होंने जो संख्या बताई है स्थायी भावों की, कितनी बताई है? आचार्य भरत के अनुसार बतानी है आपको, इसीलिए इन्होंने इंडिकेशन दे दिया। तो इसमें ऑप्शन सी है आपका 9। हालांकि ये मुझे ऑप्शन गलत लग रहा है, इसमें आपके ऑप्शन जो है वह 8 होना चाहिए, क्योंकि आचार्य भरत मुनि ने 8 बताए हैं, उन्होंने 1 को नहीं माना है, कौन सा? वात्सल्य को नहीं माना है। तो ये आपके चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका 24, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ताजमहल का अनुभव नमूना है। तो ताजमहल जो है वह किसका नमूना? तो वह एक स्थापत्य कला का नमूना है। किसका नमूना है? स्थापत्य कला का। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हिंदी से अब ये अंतिम प्रश्न है, आगे मैं जो पोर्शन करवाऊंगी वो हिंदी का ही, आपका जो सामान्य गणित का नहीं बल्कि सामान्य अध्ययन का मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो 25 क्वेश्चन है, न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति डैश दिया। तो न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिया 25 में? तो 25 का आपका जो ऑप्शन है ए बिल्कुल सही, आदेश दिया, मुक्ति का आदेश दिया। वह निर्देश नहीं देंगे, ना निर्णय देंगे, ना समाचार देंगे, भाई क्या देंगे? आदेश देंगे। तो यहाँ पे आपके हिंदी के 25 के 25 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह के आपको परीक्षा में 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, सभी पोर्शन से आएंगे, चाहे वह संधि समास हो, चाहे वो आपको बहुवचन पूछा जाए, एक वचन पूछा जाए, संज्ञा का रूप पूछा जाए, ये सभी आपको पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको अभी एक बार फिर से कहूँगी कि यदि आप लोगों ने हिंदी पढ़ ली हो तो उसको दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके 1 या 2 प्रश्न से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न भी अगर यदि आपका सही हो जाता है तो आप हज़ारों की संख्या में लोगों से ऊपर हो जाते हैं और आपका जो सुनिश्चित हो जाता है सिलेक्शन। चलिए अगला पोर्शन है, ये मैथ का आप खुद से अपना देखिएगा कितना आपका स्कोर हो रहा है। तो ये भाग गा जो है ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, इसमें मैं आपके 25 प्रश्न सॉल्व करवाऊंगी। सामान्य अध्ययन से पहला प्रश्न है 51,
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आप सभी लोग को पता होगा कि सबसे जो प्राचीन वेद है वह आपका ऋग्वेद है और ऋग्वेद में ही प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका 52, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा कि सिंधु सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता में आप लोगों ने देखा है कि कई मूर्तियां निकली थीं, पशुपतिनाथ की भी मूर्ति निकली थी, तो तभी से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है भारत में। अगला प्रश्न है आपका 53, 1739 ईस्वी में किस स्थल के निकट मुगल और नादिर शाह सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था? अब ये आपको युद्ध जो है इसकी डेट भी याद रखनी है और ये किसके बीच में हुआ था? मुगलों और नादिर शाह की सेनाओं के बीच में हुआ था यह युद्ध। तो यह आपका जो युद्ध है ये करनाल का युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1739 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 54, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये प्रश्न बहुत रिपीटेड प्रश्न है। यह आपका ऑप्शन है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को प्रथम बार पढ़ा था, जो कि एक क्या था? एक अंग्रेज था। अगला प्रश्न है आपका 55, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा कि ये पंजाब का नृत्य है भांगड़ा। अगला प्रश्न है 56, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है और ये कब होता है? नवरात्र के टाइम पे डांडिया जो है नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है 57, हिमालय के स्थान पे कौन सा सागर विद्यमान था? तो हिमालय के स्थान पे तेतीस सागर था प्राचीन काल में और तेतीस सागर की जगह पे हिमालय जो है ना अभी भी उसका उत्थान हो रहा है, इसीलिए हिमालय जहाँ पर है वहाँ पे पहले तेतीस सागर हुआ करता था। ये जो तीनों सागर है, मृत सागर, लाल सागर, अरब सागर, ये अभी भी हैं। अगला प्रश्न है आपका 58, तारे का रंग सूचक है उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का, उसकी ज्योति का या उसके अंधकार का? तो तारे का जो रंग होता है वह उसके ताप का सूचक होता है कि उसमें कितना ताप है। अगला प्रश्न है 59, मृदा क्षरण या अपरदन अधिक होता है जब कम वर्षा होती, अधिक वर्षा होती या वर्षा नहीं होती या मौसम खराब होता है? तो हमेशा जब भी मृदा क्षरण होता है तो वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, वहीं पे मृदा का क्षरण हो। आप लोग देखिए, अगर आप कहीं पे भी पानी लगातार डालते हैं तो वहाँ पे मिट्टी का कटान होने लगता है, या मिट्टी तो छोड़िए यदि पत्थर भी है तो उसमें भी आपके क्या होता, कटान होने लगता है। तो मृदा का क्षरण जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है आपका 60, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो लोकसभा जो सभा है उसका चुनाव हुआ था 1951 से 52 में हुआ था। तो 51-52 में लोकसभा के सबसे पहले आम चुनाव हुए थे। बताया जाता है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले लोकतांत्रिक जो है ना अपना जो कंटिन्यू हुआ था, क्योंकि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद इतनी जल्दी ग्रहण किया था लोकतांत्रिक देश ने कि 51 और 52 में चुनाव भी करवा दिए गए थे। अगला प्रश्न है आपका 61, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका ए है कि राज्यसभा में एवं लोकसभा के सभी सदस्य शामिल हो, चाहे वो मनोनीत हों या निर्वाचित हों, इन दोनों ही सदस्यों को उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें आपके जो होते हैं वह निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 62, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये काफ़ी ईजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होगा। इसमें आपका ऑप्शन बी है 5 जून। 19 जून को आपकी परीक्षा, उससे कुछ दिन पहले ही पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 63, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम बताइए। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी कस्तूरबा गांधी। इन सभी के बारे में आप जानते होंगे, महात्मा गांधी की वाइफ का नाम है कस्तूरबा गांधी, इनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 64, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही? ये प्रश्न लास्ट ईयर ही पूछा गया है परीक्षा में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आपका 74.04% है भारत की साक्षरता। ये आप परसेंटेज याद कर लीजिए कि ये परीक्षा जो है आप जनसंख्या के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व कर लीजिए कि ये प्रश्न आपको यहाँ से 2 या 3 अवश्य मिलेंगे और जो आपके क्या होगा सिलेक्शन को सुनिश्चित बनाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 65, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहती है, थोड़ी डूब जाती है, या ऊपर उठना डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है, या थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है? तो जब भी कोई नाव नदी से यदि समुद्र में प्रवेश करती है तो वह हमेशा ऊपर उठ जाती है थोड़ी। तो ऑप्शन डी जो है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो आपका न्यूटन के द्वितीय नियम पे, न्यूटन का तृतीय नियम पे, या फिर न्यूटन का इन्होंने नियम पूछा कौन सा नियम पे आधारित है? तो इसमें ऑप्शन आपका जो सी है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका 67, सूर्य प्रिय पौधे कौन से हैं?
तो सूर्यप्रिय पौधे जो होते हैं उनको हेलियोफाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 68, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो अपने विद्युत ऋणात्मक तत्व के बारे में आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन आपका है डी, वह बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन जो है वह विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अगला प्रश्न है आपका 69, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो अब ये देखिए इसमें क्लियरिटी नहीं है थोड़ा पीडीएफ में, लेकिन मस्तिष्क का 69 क्वेश्चन में ऑप्शन आपका बी सही है। आप जो मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क, उसको बोला जाता है कि मस्तिष्क में मुख्य सोचने का भाग अग्र मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न आपका 70, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसमें पेन्हा, परम और T3A दिया हो, लेकिन आपका जो J8 है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत द्वारा निर्मित यह सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है आपका 71, भारत अपनी शक्ति कंप्यूटर अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? तो इसमें कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता या स्मृति से नहीं, ये सेकेंडरी है, लेकिन अपनी गति के कारण ही कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है आपका 72, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये कोई और नहीं अपना भारत है। विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 73, निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया है? तो अमेरिका का नामकरण हुआ था अमेरिकी वेसुपुस्सी के नाम पर, और कोलंबस ने इसकी खोज की थी, लेकिन जो नाम है वह अमेरिकी वेसुपुस्सी के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न है आपका 74, द सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन से हैं? तो सैटेनिक वर्सेस जो लेखक हैं वह आपका सलमान रुश्दी हैं, इनकी पुस्तक है। तो इनकी जो भी पुस्तक होती है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा के लिहाज से, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं इनकी पुस्तक। अगला प्रश्न है आपका सामान्य अध्ययन से, आखिरी प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर देश के पहले कृत्रिम रबर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन है पानीपत है। पानीपत पे कृत्रिम रबर संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। सामान्य अध्ययन के यहीं पे प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। भाग गा से ग्रामीण राजस्व से पहला प्रश्न 76, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्थानीय स्वप्रशासन की विशेषता को इंगित करता है? तो इसमें ऑप्शन ए समस्या का शीघ्र निराकरण, कम समय व कम व्यय, सी विकास योजनाओं में सहायक, या ऑप्शन डी आपका ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन आपका डी है ये सभी जो हैं ये सभी जो प्रशासन है इसको इंगित करता है। अगला प्रश्न है आपका 77, न्याय पंचायत फौजदारी के मुकदमों में अधिकतम दंड कितना दे सकती है? तो अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न आपका, इसका उत्तर जो है वह आपका 77 का ए हो जाता है। 250 रुपये जो है वह अधिकतम दंड दे सकती है यदि न्याय पंचायत फौजदारी के मुकदमे में यदि आपको पेनाल्टी लगाई गई है, तो वह आपका 250 रुपये चार्ज लगेगा, मतलब 250 रुपये। अगला प्रश्न है आपका 78, जनता द्वारा चुनाव प्रणाली के माध्यम से चयनित नेता को कहलाता है, तो वह क्या कहा जाता है? यदि जनता द्वारा से चुना जाता है तो वह आपका 78 का सी प्रजातांत्रिक नेता कहा जाता है। 79 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक पेशेवर नेता की श्रेणी में आता है? तो देखिए धार्मिक पेशेवर नेता की श्रेणी में कौन आएगा? ऑप्शन डी आपका ये सभी आएंगे, चाहे वो महंत हो, पुजारी हो या पुरोहित हो, ये सभी एक धार्मिक पेशेवर नेता की श्रेणी में आएंगे। हालांकि इनको नेता कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये धर्म के जो कर्मकांड होते हैं उनको संपन्न कराते हैं। अगला प्रश्न है आपका 80, ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध है आपका ऑप्शन ए के अनुसार, कृषि अर्थशास्त्र के अनुसार है इसका। अगला प्रश्न है आपका, ये जितने भी मैं प्रश्न आपको पढ़ रही हूँ ये चांद पब्लिकेशन की बुक है, उसके द्वारा मैं आपको पढ़ रही हूँ, इसके द्वारा मेरे द्वारा इसमें से कोई भी शब्द नहीं है। 81 का है, राष्ट्रीय कृषि योजना का आरंभ कब हुआ है? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा का जो आरंभ है वह आपका ऑप्शन ए 2000 में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 82, व्यक्ति की योगदान, कुशलता, क्षमता और बुद्धि के आधार पर कार्यों का संपादन करने के प्रतिफल में व्यक्ति को समाज में क्या प्राप्त होता है? तो इसमें 82 का सी है कि उपयुक्त दोनों ही प्राप्त होते हैं, उसको पद और प्रतिष्ठा दोनों की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है आपका 83, ग्रामीण स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण स्त्रीकरण का मुख्य आधार है ऑप्शन आपका डी, ये सभी हैं, चाहे वे सामाजिक आधार हो, आर्थिक व व्यावसायिक आधार हो या संपत्ति का आधार हो, ये तीनों ही आपके मुख्य आधार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 84, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है? अभी आपको समस्या बताना है कि जो नगरीय जीवन होता है उसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसमें से आपको मुख्य समस्या बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका है कि नज़दीकी व्यक्तिगत संबंधों को विकसित करना, यह मुख्य समस्या है। आप जानते हैं कि जो नगरीय जीवन होता है
है उसमें लोग एकाकी रहना पसंद करते हैं, उसमें लोग ज़्यादातर घुलना मिलना या फिर जो व्यक्तिगत संबंध है उनको बनाना नहीं बल्कि अपने कार्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसमें नज़दीकी व्यक्तिगत संबंध को विकसित करना एक मुख्य समस्या है। अगला प्रश्न है आपका 85, नगर नगरीकरण की आरंभिक व्यवस्था में दर्शाते हैं। तो इसमें विजातीय रूपांतरण को दर्शाते हैं। अगला इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था विजातीय रूपांतरण को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 86, निम्नलिखित में कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या है। तो देखिए आर्थिक समस्या जो होगी वह क्या होगी कि वह एक निर्धनता भी होगी इसकी आर्थिक समस्या, और जातिवाद भी, साक्षरता, शिक्षा है तो सभी समस्याएं ही, लेकिन जो आर्थिक समस्या है वह आपकी हो जाएगी जातिवाद। कि ग्रामीण जीवन में आप देखते जातिवाद को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिलता है कि जो उच्च जाति के हैं या निम्न जाति के हैं उनको आर्थिक रूप से किसी भी कार्य करने में दिक्कत होती है कि हाँ ये निम्न जाति के हैं तो उनको इस कार्य में नहीं शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से उनको आर्थिक समस्याएं का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न आपका 87 आपका है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है। तो गैर कृषि व्यवसाय, अधिक जनसंख्या, घनत्व, बड़ा आकार, ये सभी जो हैं ये सभी नगरीय समुदाय की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न आपका 88, सांस्कृतिक पर्यावरण किसके द्वारा निर्मित होता है। तो पशुओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा, प्रकृति द्वारा या अलौकिक शक्तियों के द्वारा। तो ये मनुष्यों के द्वारा सांस्कृतिक पर्यावरण निर्मित किया जाता है। 89 प्रश्न है, संस्कृति के भौतिक पक्ष को आप क्या कहेंगे। तो संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहा जाता है। संस्कृति ग्रहण नहीं कहा जाएगा, ना संस्कृतिकरण कहा जाएगा, उसको आप सभ्यता कहेंगे। 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिकता के आयाम कौन से हैं। तो वैश्वीकरण, सांस्कृतिक पहलू, आर्थिक राजनेता या ये सभी। तो इसमें ये ऑप्शन आपका जो है वह डी हो जाएगा कि जो आधुनिकता के आयाम है वह वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन भी है, आर्थिक व राजनीतिकता भी है और सांस्कृतिक पहलू भी हैं, ये सभी हैं। 91 क्वेश्चन है, कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक क्या है। तो यह आधुनिकता का प्रतीक हो जाएगा हरित क्रांति, जो कि कब शुरू हुआ था 1961 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, यह आधुनिकता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है आपका 92, निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण का सूचक तत्व कौन सा है। तो यह आपके ऑप्शन डी ये सभी सूचक हैं। 93 क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण से क्या दुष्परिणाम सामने आएंगे। तो अपराध में वृद्धि भी होगी, व्यभिचारी को भी बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार में भी वृद्धि होगी। जितना मॉडर्नाइजेशन होगा उतना ये तीनों चीज़ों में बढ़ावा होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी चीज़ों को दुष्परिणाम सामने आएंगे। 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समाज से संबंधित है। तो ग्रामीण समाज से संबंधित कृषि है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि तीनों जो हैं ये शहरी जीवन से संबंधित हैं। 95 क्वेश्चन है, गाँव का सामाजिक संगठन प्रभावित होता है। तो यह किससे सामाजिक परिवर्तन होता है, यह जाति व्यवस्था से भी प्रभावित होता है, कस्बों के समीपता से भी प्रभावित होता है और परिवहन एवं संचार के साधनों से भी प्रभावित होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से गांव का सामाजिक संगठन प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है 96, एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहेंगे। तो यह है आपका ऑप्शन आपका जो ए है उद्विकास, इसको कहेंगे। 97 प्रश्न है, सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाएगा। अब सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो रहा है तो इसको सामाजिक परिवर्तन ही कहा जाएगा, ना कि सांस्कृतिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन का नाम। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 98, भारत में वन विनाश एवं वनीकरण का अनुपात क्या है। यानी वनों की कटाई ज़्यादा हो रही है और वनीकरण कम हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है आपका वह 4:1 है, बिल्कुल सही कि वन जो है वे काटे जा रहे हैं 4 और लेकिन लगाया जा रहा है सिर्फ 1। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वह 4:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 99, जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है। तो जवाहर रोजगार योजना का जो क्रियान्वयन है वह आपका ऑप्शन है ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। और इस मॉक टेस्ट का ये अंतिम प्रश्न है 100, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी सही है, 73 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। बताइए फ्रेंड्स ये आपको प्रश्न कैसे लगे। इसको आपको जो भी मृत लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आप नए हैं तो।